जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। और इसमें हमने प्राचीन भारत पढ़ लिया था, प्राचीन इतिहास। इसमें हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत जो है, मीन्स आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ लेंगे। यूरोपियों का जो आगमन होता है वहाँ मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है और फिर ब्रिटिश का विस्तार से हमारा आधुनिक भारत शुरू होता है। तो हमारा एक्सरसाइज है आज का 16वां, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, जिसमें बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न इसमें आएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ आपका, यहाँ पे घटना दिया गया है और उस टाइम में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे वो आपको मिलाना है। एक मैं लिस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा कि कौन सा गवर्नर कब रहा या फिर वाइसराय कब रहा और वो कितना टेन्योर तक रहा, वो मैं एक लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। घटना पहला दिया गया है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। उसमें कौन थे? रोजर ड्रैक। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रोजर ड्रैक उस टाइम में गवर्नर थे। द्वैत शासन लागू हुआ था 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वैत शासन किसके टाइम में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। बक्सर का युद्ध 1764 में। उस टाइम में विंसेंटॉर्ट थे। और बंगाल में जब अकाल पड़ा था उस टाइम में कार्टियर थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था? मुनरो के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। मुनरो आप बस याद रखो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? ये 1765 से लेकर 1772 तक चला था, 7 साल तक। 1765 से लेकर 1772 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि दिया था उस पर हस्ताक्षर किया था या उसे स्वीकार किया था। आपको ये भी याद रख लेना है कि सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था वो कब दिया था? 1798 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसको बहुत अच्छे से याद रखो, ये सब प्रश्न हल्के होते हैं पर पूछे जाते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा समझ लो। 1858 ये वो ईस्वी है। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के अधीन जो भारत चल रहा था वो अब महारानी विक्टोरिया के अधीन चलने लगा, राइट। तो उस पोस्ट को चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। तो वो पहला वाइसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। महारानी का पत्र जो था वो 1 जुलाई को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। इस जगह को भी याद रखो। और महारानी का पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। आगे प्रश्न है हमारा, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। राज्य 6 हड़प नीति जब्दी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी। हड़प की नीति इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प की नीति हुआ या जब्दी नीति, ये सब किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे रेलवे आया, डाक सेवा का शुरुआत हुआ था, सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अभी जिक्र किए थे, लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक व्यवस्था शुरू किया। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु नानक का जीवनी लिखा गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन देव ये वही है जिन्होंने इस गोल्डन टेम्पल है उनको बनाया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? खालसा पंथ के प्रवर्तक थे गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सिराजुद्दौला को किसने हराया? लॉर्ड क्लाइव ने। क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस किस लड़ाई में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया गया? सहायक संधि पर किया गया था हैदराबाद के निजाम के साथ, अवध के नवाब के साथ और मैसूर के राजा के साथ। और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था
उसके साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला उसमें क्या हुआ, पराजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है, 1, 2 और 3 लोगों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए, मीन्स पहले कौन थे और फिर उसके बाद कौन आए, वो आपको यहाँ पे अरेंज करना है। पहले थे अमरदास, फिर रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ था? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है, तो हो सकता है ये प्रश्न आ जाए आपको। तो सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। और किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुआ था। हड़प की नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे कर दिए गए थे? हड़प की नीति किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य हड़पा गया था? झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे हमारा यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि मैंने रात को फोटो लिया था, तो मैं पढ़ता हूँ, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आगे प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा को प्रारंभ मेनली किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग। बोडियार डैश के शासक थे? बोडियार शासक थे मैसूर रियासत के। मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई थी। श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में बनाया गया। 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है ये। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय जाता है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग। अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? मराठों के द्वारा। मराठों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसके अंतर्गत इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसी युद्ध में अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि किस तरह से भारत पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं। 1757। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका क्या उद्देश्य था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। यहाँ पे देखो अलग अलग था। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ये था कि हम लोग जो ब्रिटेन से अगर कोई स्टाफ यहाँ पे लाएगा तो वो महंगा होता था, तो क्यों ना यहाँ के लोगों को ही इंग्लिश सिखा दिया जाए और ताकि वो आसानी से यहाँ पे मीन्स उसके कवर में काफ़ी लोग आ जाएंगे और वो सत्ता आसानी से चला पाएगा। इनका ये रीज़न था। लेकिन ये राजा राम मोहन राय इंग्लिश शिक्षा को सपोर्ट किए थे। उनका कहना ये था कि अगर अंग्रेज कोई नीति बनाता है तो उसको सब लोग समझ पाए, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा के लिए विकास किया था। तो सब कुछ याद रखना है कि आधुनिक शिक्षा में कौन गवर्नर हेल्प किया था? तो लॉर्ड मैकाले। टाइम था 1835 का। 1835 का लॉर्ड मैकाले उसमें हेल्प किया था। और भारत में कौन थे इंग्लिश शिक्षा को हेल्प करने वाले? राजा राम मोहन राय। प्रशासनिक कुशासन या अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? अवध को। अवध। ऑप्शन नंबर ए। आदि ग्रंथ किसके समकालीन है? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? अभी इसका हम जिक्र किए थे। आधुनिक शिक्षा मतलब इंग्लिश का विकास। ये कब हुआ था? 1835 में मैकाले के मिनट से, मीन्स मैकाले के टाइम में 1835 में आधुनिक शिक्षा या इंग्लिश का विकास हुआ था। इंग्लिश शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था उस टाइम में। 1 लाख रुपया। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? मीन्स कौन से गवर्नर पहले आए वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो सबसे पहले आए रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेस्टिंटॉल्ट, उसके बाद कार्टियर और फिर वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर है। भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? सफलता के राज इसमें से बहुत सारे थे, इसमें से आपको यहाँ पे ढूंढना है। इसमें है कि कंपनी की सेना, 1 मिनट, कंपनी की सेना पश्चिमी शिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। उसके पास क्या था? प्रशिक्षण था, आधुनिक हथियार थे, काफ़ी सिविलाइज्ड था, काफ़ी टाइम का पाबंद था, बहुत सारे रीजन थे। भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, सब अपने अपने मीन्स राष्ट्रीय, कोई भारत के लिए नहीं लड़ता था, कोई अपने, सब अपने प्रांत के लिए लड़ता था, ठीक ना। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव ये भी था, क्योंकि सब पैसे के लिए लड़ता था और पैसे भी क्या होता था, टाइम से नहीं मिल पाता। तो बहुत सारे रीजन थे उसके। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डी। उपरोक्त तीनों कारण था जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो पाया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? ये पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डाक टिकट शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किन्हें जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को अंत किसने किया था? गवर्नर की बात हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हालांकि राजा राम मोहन राय काफ़ी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि उनकी भाभी को जला दिया गया था, उसके बाद उनका ये इनके एंटी हो गए थे वो, और उन्होंने काफ़ी इसका सपोर्ट किया था कि इसको हटाया जाए। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन थे? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक इसमें से कौन थे? आंसर बनता है यहाँ पे सादत खां या बुरहान उल मुल्क, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था? ये थे शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन बनेगा आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय उस टाइम में मुगल साम्राज्य थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में मीन्स रॉबर्ट क्लाइव के बाद उस पोस्ट पे कौन आया? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। इसी के टाइम में क्या हुआ था? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। 1911-12 की बात है ये। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण कौन सा था? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, साथ ही उन्होंने समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किया था, तो ये सब कारण थे। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण दोनों में युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार इनमें से कौन कौन से थे आपको बताना है। तो एक तो थे मोहनलाल और फिर मीर मदान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। काल कोठरी जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहा जाता है, जिसमें 146 में से 123 लोग मारे गए थे, एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया था। यह घटना कौन से स्थान पर घटी थी? यह था कलकत्ता की बात। काल कोठरी कहाँ घटा था? कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? ये किनके द्वारा कहा गया, किनके बुक में लिखा गया? नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन ने कहा। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को या डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? मतलब 1765 से लेकर 1772 के टाइम पीरियड को किस इतिहासकार ने डाकुओं का राज्य कहा? तो के.एम. पानिक्कर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित था? ये संबंधित था वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? उपदीवान मुर्शिदाबाद का किसे बनाया गया? आंसर क्या बन जाएगा आपका? मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को
रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायब दीवान राजा सिताब राय को बनाया, राजा सिताब राय। ऑप्शन नंबर डी। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, शाह शुजा। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? पोर्टो नोवा के युद्ध में सर आयरकूट को हराया, सर आयरकूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब एक गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये गलत है। जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती किए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्ती का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और 1829 में 17वां रेगुलेशन कौन लाया था? लॉर्ड बेंटिंग ने, लॉर्ड बेंटिंग ने। जो तीनों कथन यहाँ पे सही है, एक गलत है, ये आपका आंसर बनता है यहाँ पे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन एवं आशीर्वाद से की थी? मतलब धन भी दिया था और काफी हेल्प भी किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? आंसर बनेगा आपका गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, ये आप आसानी से बना पाओगे, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? सॉरी, मैंने पीछे 1 जुलाई कह दिया था, कई सारे बुक मैंने 1 जुलाई पढ़ा हुआ था, तो आपको डेट नहीं याद रखना, बस एक याद रखो। अभी यहाँ पे 1 नवंबर लिखा हुआ है। 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो इलाहाबाद में पढ़ा था, और वो किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि यही क्या था? पहला वायसराय था। ठीक ना, आपको बस 1858 याद रखो, और 1 नवंबर या 1 जुलाई रहता है कहीं कहीं, ठीक ना, तो दोनों में कंफ्यूजन है, पर आप 1858 याद रखो, आपका काम चल जाएगा, कहीं एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया से, सुकरचकिया से। ऑप्शन नंबर ए। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किस साम्राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सॉरी, इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? अच्छा, किस गवर्नर जनरल ने मैसूर प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर डी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी बनाया मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? फिर से रिपीट करते हैं। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ एक जगह है, नंदेड़ का गुरुद्वारा सिखों के लिए पवित्र माना जाता है? क्योंकि वहां पे गुरु गोविंद सिंह का समाधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। बक्सर का युद्ध जो 1764 के समय हुआ था, उसमें दिल्ली का शासक उस टाइम में कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसी में उन लोगों ने हेल्प किया था, मीन्स सिराजुद्दौला और ये सब। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान युद्ध में 1799 में मारा गया था, 1799। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। टोटल इस एक्सरसाइज में 171 प्रश्न है, ठीक ना। 3 वीडियो बनेगा आपका, एक वीडियो में मैंने अभी तक 60 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, ताकि वीडियो अधिक लंबा भी ना हो। बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा, सबको कंबाइन हम कर देंगे उसमें। तो अभी इसको एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।